हेलो गाइस, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका जबलपुर डेली में। दोस्तों, जबलपुर डेली की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच ऐसे ही कवि, लेखक और शायर मौजूद हैं जिन्होंने भोलेनाथ पर बहुत ही प्यारा गाना लिखा है जिसका नाम है बचा लो भोलेनाथ। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, और प्रणाम करता हूँ आपके सभी दर्शकों को, सभी व्यूवर्स को जो हमें सुन रहे हैं, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इंटरव्यू की शुरुआत इसी गाने से करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी दो पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ, बाकी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। है डूब रही नाव ये संभालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है डूब रही नाव ये संभालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। कठिनाइयों में हूँ मुझे निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना गाया आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? जन्म का तो मैं बेसिकली हूँ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक ज़िला है आज़मगढ़। वहाँ का एक छोटा सा गांव है कबीरपुर, वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद पढ़ने के लिए मैं आज़मगढ़ चला गया, हमारे शहर में जो काफ़ी नामी स्कूल है वहाँ का, चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए आ गया जबलपुर। बीच में कुछ दिन के लिए मैं कानपुर रहा, पीएमटी की कोचिंग की मैंने, फिर वहाँ से सेलेक्ट हुआ तो जबलपुर आ गया। यहाँ एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैं BHMS फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो कुछ दो लाइनें कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो दो लाइनें, वो चार पंक्तियाँ मैं आपके चैनल को, दो क्या मैं चार लाइनें पढ़ता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ आपके चैनल के लिए कि मैं कवियों शायरों आतंकियों के गढ़ से आया हूँ। हमारे शहर को आतंक गढ़ बोलते हैं, हालांकि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग सियासत वाले हैं, कुछ लोग अदालत वाले हैं, पर हमसे आप निश्चिंत रहें, हम सिर्फ मोहब्बत वाले हैं। कि मैं कवियों शायरों आतंकियों के गढ़ से आया हूँ। मैं अमनो चैन की हर एक किताबें पढ़ के आया हूँ, और आपका प्यार पाने के लिए ओ जबलपुर वालों, आपका प्यार पाने के लिए जबलपुर डेली वालों, मैं दुर्वासा ऋषि की भूमि आजमगढ़ से आया हूँ। धन्यवाद। हर इंसान बचपन में एक सपना देखता है। जी जी। तो क्या आपने भी अपने बचपन में कोई सपना देखा था? बिल्कुल। मैं बचपन से ही कला प्रेमी था, और मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। एक दिन मुझे लोग जाने, पूरा दुनिया जाने, पूरा देश जाने, मैं एक सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित हूं, जहां जाऊं वहां 10 लोग पहचानने वाले हों, जानने वाले हों। तो बचपन से एक्टर बनने का सपना था। हालांकि परिस्थितियां वैसी रही नहीं, बाद में बदलती गई, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहा। फिर स्कूल में मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया कई बार, बहुत पसंद आता था मेरा एक्ट लोगों को। अभी कॉलेज में भी मैंने कई बार ड्रामा किया, बहुत पसंद आया। अभी एक्टिंग के फील्ड में मेरा ज़्यादा रहा नहीं। शायरी में अच्छा चला, मंचों तक पहुंचा, धीमे धीमे कवि सम्मेलन के मंचों पर आता गया। तो अभी फ़िलहाल कवि और शायर के रूप में ही स्थापित हूँ। आप कविताएं लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, तो आपको कविताएं और शायरी लिखने का इंटरेस्ट कहाँ से आया? इंटरेस्ट का तो क्या है कि बचपन से हमारे घर में ऐसा माहौल था, साहित्यिक माहौल था एक तरीके से। हमारे दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर हमारे स्वर्गीय चंद्रभूषण मिश्र जी, वो एक कॉलेज के संस्थापक थे, प्रधानाचार्य थे। उनके स्कूल में हमेशा दिवाली के पहले एक कवि सम्मेलन हुआ करता था राष्ट्रीय स्तर का। तो पूरे देश से वहाँ कवि आते थे, 4-5 हज़ार की भीड़ लगती थी सुनने के लिए, तो हम लोग भी जाते थे। तो बचपन से एक माहौल रहा कविताएं सुनने का। तो धीमे धीमे सुनते मैं भी तुकबंदियाँ करने लगा, और फिर चोरी चोरी कुछ चीज़ें लिखने लगा और छुपते छुपाते, और अभी इतने टाइम फिर धीमे धीमे आके मंचों पे आ गया, बाहर आ गई थी।
जी। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि छुपते छुपाते लिखने लगे तो जब आपके परिवार को पता चला कि आप कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, जी, लेखन जी। के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, जी। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन तो अब चूंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, तो वहाँ ऐसा कोई माहौल था नहीं। लोग कविताएं सुनना पसंद करते थे, एक्टर्स को देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर खुद का बेटा एक्टर बनने की बात कर दे तो कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सब कर नहीं पाओगे। तो तुम ये एक साधारण से जो हमारे साधारण सपने होते हैं जीवन के, कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, एक डॉक्टर बन जाओ, एक मतलब कोई भी एक सरकारी नौकरी पालो, अपना परिवार चला लो। तो वहाँ सेलिब्रिटी बनने का अगर आप किसी को कहें तो लोगों को लगता है ये ऊपर ऊपर की हवा की बातें कर रहा है बच्चा। तो पहला रिएक्शन वैसे ही आया। फिर धीमे धीमे मैं लिखना शुरू किया, मैं मंचों पर आया तो कई बार देखा घर वालों ने कि भाई रेडियो पे जा रहा है बच्चा, टीवी पे आ रहा है, आए दिन लगातार अखबारों में छप रही हैं कविताएं, पत्रिकाओं में आ रही हैं। तो धीमे धीमे एक्सेप्ट करते गए उसको, चीज़ों को। जी, आपने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो जी, उन जी। प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे कई सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं, लगभग 4 गाने मेरे रिलीज़ हुए हैं। एक दंत एंटरटेनमेंट एक छत्तीसगढ़ का बैनर है, उसके बैनर तले, अलख मिश्रा जी के प्रोडक्शन हाउस के तले पहला गाना आया था मेरा छठी मैया से वरदान मांगला, जो छठ माता का गाना था, मेरा ही लिखा हुआ था, मेरा गाया हुआ था। उसके बाद दूसरा गाना आया नवरात्रि में, 9 दिन के लिए माई आ जाइए, उसको भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद तीसरा गाना मेरा रिलीज़ हुआ बचा लो भोलेनाथ, जो जिसका भी जिक्र यहाँ पे हुआ शुरुआत में, भोलेनाथ जी के ऊपर, वो भी मेरा लिखा हुआ, मेरा गाया हुआ था। और चौथा अभी रिसेंट मेरा एक गाना रिलीज हुआ है पापा के परी, जो लगभग 20,000 के आसपास लोगों ने उसे देख लिया है यूट्यूब पर और चलते जा रहा है, अच्छा चल रहा है। रोमांटिक सॉन्ग है, भोजपुरी में, मेरा लिखा हुआ है, मेरी ही आवाज़ में गाया हुआ है। वो दर्शक ज़रूर सुने, उसे भी सुने। और बहुत अच्छी बात है कि आपके बनाए प्रोजेक्ट्स को इतना समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। जी, अब आपको कैसा लगता है जब आप इतने प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, कैसा फील करते हैं अब आप? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है, धीमे धीमे मंचों पर आ रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ, तो ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम एक साधारण परिवार से उठे और धीमे धीमे अपनी नाम की पहचान बनाई, अपने नाम का एक वजूद खड़ा किया, और धीमे धीमे ये भविष्य में और बेहतर होते जाएगा जैसे दर्शकों का प्यार मिलता जाएगा मेरे गानों को। जी, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। तो आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है? संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, बेशक संघर्ष जीवन का हिस्सा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो हम खरे नहीं हो पाएंगे। जैसे सोना होता है ना, वो जितना तपता है उतना खरा होता जाता है। तो अगर सोना बनना है तो आपको तपना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष इतना है कि आप एक साधारण से गांव से उठ के एक आज बड़े शहर में एक टीवी चैनल पे बैठा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बीच में आती गई, कुछ लोगों ने टांगें खींची, कुछ लोगों ने हाथ पकड़ के ऊपर भी खींचा कि बेटा आओ आगे बढ़ो। तो हर प्रकार के लोगों से मिला संघर्ष। जब भी मेरे जीवन में संघर्ष पे कोई पूछता है तो मुझे राम की याद आती है, भगवान राम की, कि एक व्यक्ति जो महलों से रहता है उसको वनवास दे दिया जाता है, फिर कभी वो कंदमूल खा रहे हैं, कभी पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, कितना जीवन में उनके संघर्ष रहा होगा। इवन 4 पंक्तियां मैंने उस पर लिखी भी हैं, आप कहें तो मैं सुना दूं। कि घर पे बैठे बैठे ही हर काम बन नहीं जाता, संघर्ष के बिना ही जग में नाम बन नहीं जाता, संघर्ष के बिना ही जग में नाम बन नहीं जाता, और उम्र भर निभानी पड़ती हैं असंख्य मर्यादाएं, उम्र भर निभानी पड़ती हैं असंख्य मर्यादाएं, एक दिन में यूं ही कोई राम बन नहीं जाता, एक दिन में यूं ही कोई। तो हमें संघर्ष कभी छोड़ना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। हमारी मम्मी बड़ी परेशान रहती है, मैं अक्सर रात में 1-2 बजे 3 बजे 4 बजे कई बार भोर हो जाती है कभी सम्मेलन से लौटने में, तो उन्हें लगता है बच्चा खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। तो ये सब बड़ी छोटी बातें होती हैं। जब आपके दिमाग में कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो ये छोटी चीज़ें इग्नोर करते करते आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश तो भैया ब्राह्मण आदमी हूँ, मिठाई छोड़ नहीं पाता। मिठाई बहुत पसंद है मुझे, मीठे वाली हर चीज़ें पसंद है। पूड़ी बहुत खाना पसंद है, पनीर खाना पसंद है। जी,
आप अपने जीवन में अपना आदर्श किसे मानते हैं? आदर्श जैसे अभी मैंने जिक्र किया, भगवान राम को मानता हूँ, क्योंकि उनका जो जीवन है बहुत बहुत प्रेरणादायी है, बहुत संघर्ष पूर्ण है। और जो व्यक्ति उस जीवन को आत्मसात कर लेगा उसके जीवन में अपने आप तरक्की होती चली जाएगी। किसी कविता को या किसी रचना को लिखने में आपको कितनी मेहनत लगती है या फिर कितना समय लगता है? कविता तो भैया लिखने में कोई समय की कोई सीमा ही नहीं है। आप खुद भी चूंकि कवि हैं, आप समझते होंगे इस बात को। कविताएं लिखने में बस माँ सरस्वती की देन है, जब वो उतारती हैं तो आती जाती हैं दिमाग में और लिखते जाती हैं। कई बार हम चुटकियों में कुछ चीज़ें लिख देते हैं और कई बार लिखने बैठते हैं विधिवत कि हाँ भैया इस फिल्म के लिए गाना लिख दो, और रात भर जगते रहते हैं, नहीं हो पाता। अभी रिसेंटली एक फिल्म के लिए मुझे गाना लिखना था, एक आज़ाद फिल्म आ रही है, मैंने 3-4 गाने लिख के दिए, हमारे डायरेक्टर साहब को नहीं पसंद आए। मैंने उस पर करीब 10-15 दिन मेहनत की। तो कई बार आप मेहनत करते हैं तो नहीं लिखाता, और अपने मन से चुटकियों में आपको कोई कहेगा आप लिख देंगे और बहुत अच्छा लिखा जाएगा जी। तो ऐसा होता रहता है। समय की कोई गारंटी नहीं। हाँ, कोई गारंटी नहीं। कई बार हम रात में 12 बजे शुरू किए लिखना, सुबह 5 बज गए, 10 बजे कॉलेज पहुंचना है, कॉलेज में आके मिलते हुए पहुंचेंगे, भैया टीचर पूछेंगे बेटा क्या कर रहे थे सर, रात में कविता लिख रहे थे। तो ये कवि के जीवन का हिस्सा है ये चीज़ें। हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई रचनाएं जो हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी एक गज़ल आपके जबलपुर डेली न्यूज़ के सारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा, सुनिएगा। कि छूटता ही नहीं ये दाग मेरे सीने से, छूटता ही नहीं ये दाग मेरे सीने से, उसने लिखी थी मोहब्बत बड़े करीने से। छूटता ही नहीं ये दाग मेरे सीने से, उसने लिखी थी मोहब्बत बड़े करीने से, और बात कोई भी हो करने को जी नहीं करता, बात कोई भी हो करने को जी नहीं करता, बंद जब से हुई है बात उस नगीने से। बात कोई भी हो करने को जी नहीं करता, बंद जब से हुई है बात उस नगीने से, और मुझे नसीब हो न पाया इश्क में साहिल, मुझे नसीब हो न पाया इश्क में साहिल, लगा लिया था मैंने दिल गलत सफीने से। मुझे नसीब हो न पाया इश्क में साहिल, लगा लिया था मैंने दिल गलत सफीने से, हूँ तेरे इश्क के नशे में इस कदर डूबा, हूँ तेरे इश्क के नशे में इस कदर डूबा, मुझे नशा ही नहीं चढ़ता जाम पीने से। हूँ तेरे इश्क के नशे में इस कदर पागल कि कोई नशा ही नहीं चढ़ता जाम पीने से। और बड़ा नाजुक शेर है कि जिस रूमाल से पोंछा था उसने अश्कों को, कि जिस रूमाल से पोंछा था उसने अश्कों को, उसे धुला नहीं मैंने कई महीने से। कि जिस रूमाल से पोंछा था उसने अश्कों को, उसे धुला नहीं मैंने कई महीने से। और गज़ल का आखिरी शेर कि कुछ इस तरह से घुल गई है वो मुझ में पीयूष, कुछ इस तरह से घुल गई है वो मुझ में पीयूष, कुछ इस तरह से घुल गई है वो मुझ में पीयूष, कि उसकी खुशबू आती है मेरे पसीने से, कि उसकी खुशबू आती है मेरे पसीने से, छूटता ही नहीं ये दाग मेरे सीने से, उसने लिखा था मोहब्बत बड़े करीने से। धन्यवाद। क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छी रचना सुनाई है आपने। आभार। और आपको मोहब्बत का डॉक्टर भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि आपको लोग मोहब्बत का डॉक्टर कहने लगे? घटना तो कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ रहा नहीं। मोहब्बत हो नहीं पाई, पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। अट्रैक्शन ज़रूर रहे कुछ लोगों से, लेकिन हाँ वो जीवन का हिस्सा है, वो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो जवानी में सबके अंदर आते हैं, तो थोड़ा अट्रैक्शंस बढ़ते हैं। लेकिन बड़ा मर्यादित जीवन रहा। माँ बाप ने बचपन से सिखा दिया था कि बेटा जीवन में सिर्फ एक कन्या से संबंध रखना है। रामायण पढ़ा दी थी बचपन में, सुना दी थी कि राम होते हैं और सिर्फ सीता होती है, उसके अलावा सारी लड़कियों को बहन की नज़रों से देखना होता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में घुसी हुई थी, तो मोहब्बत तो बहुत नहीं हो पाई किसी से। हाँ अट्रैक्शन ज़रूर रहे। इसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी भी थी कि प्रेम के प्रश्न को हमने हल ना किया, इस परीक्षा में खुद को सफल ना किया, और थ्योरियां तो हजारों पढ़ी इश्क की, हाँ मगर आज तक प्रैक्टिकल ना किया। क्या बात, बहुत ही तो प्रैक्टिकल कभी नहीं कर पाए, बस थ्योरियां पढ़ते रहे, कहानियां कविताएं पढ़ते रहे और लिखते रहे। जी। जिंदगी में हमेशा कभी ऐसा कोई पल बीतता है जिसे याद करके हमें बहुत हंसी आती है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा पल कौन सा था? हंसी तो हमारी ज़िंदगी हमें हंसाती रहती है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पल आए। कई बार हम लोग कभी सम्मेलनों में जाते हैं तो वहाँ बड़ी उम्मीदें होती हैं
कहीं कहीं ऐसा लगता है आयोजक बोलता है भैया आओ 5,000 की भीड़ रहेगी, आप जाओ तो वहाँ 100 लोग मिलेंगे। तो ऐसे पल में कई बार बड़ी हंसी आती है, कई बार अच्छी अच्छी डिमांड होती है कि भाई तुम्हें पैसे मिलेंगे आओ, और जाने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ उतना नहीं मिलता, तो ऐसे मौक़ों में भी हंसी आती है। आप कविताएं लिखने के लिए कहाँ से प्रेरित हुए हैं? कविताएं लिखने का तो भैया मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल टाइम से मैंने शुरुआत की थी इसकी। पहले मैं चोरी छिपे ऐसे ऐसे कुछ कुछ पंक्तियां लिखते रहता था, कहीं ट्रक के पीछे पढ़ लिया कोई लाइन लिखी रहती थी कि ए जल लामत हसीनो जलो मगर दीपक की तरह, तो 2 लाइन पढ़ी, 2 अपनी जोड़ दी, इस टाइप की कविताएं लिखने लगा। फिर पहली बार मैंने जब प्रस्तुत किया, मैं क्लास 11th में था। उस टाइम हमारा क्लास वो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो किसी बच्चे ने 2-3 स्टूडेंट थे जिनको पता था कि मैं कविताएं लिखता हूँ, तो उनने हमारे टीचर से बता दिया कि सर ये भी सुनाएगा, कुछ लिखता है। तो सर ने खड़ा कर दिया, बेटा सुनाओ। तो हमने मोहब्बत की कुछ पंक्तियाँ सुनाई। तो उसी दिन से हमारे जो क्लास टीचर थे डॉक्टर आरजे दुबे सर, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ मैं, बड़ा प्यार देते हैं वो, अभी भी उनकी शुभकामनाएं, उनके आशीर्वाद मिलते रहते हैं मुझे, फ़ोन आते रहता है सर का कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, बड़ा प्रोत्साहित किया कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हारी लेखनी बहुत अच्छी है। उसी दिन से उन्होंने मेरा एक नाम रख दिया, सेकंड कुमार विश्वास। तो मुझे अक्सर वो कुमार विश्वास कह के बुलाया करते थे कि भविष्य में तुम उनके जैसा बनोगे। और साथ ही साथ मेरे एक और टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, बहुत प्यारे टीचर थे मेरे, देवेंद्र तिवारी सर, आदरणीय देवेंद्र तिवारी सर। उनका बड़ा समर्थन मिला मुझे। वो खुद भी कवि थे, उनकी पढ़ाने में हिंदी साहित्य जब वो पढ़ाते थे तो कई बार बीच बीच में अपनी कविताएं सुना दिया करते थे, तो उससे बड़ा प्रोत्साहित होता था मैं, बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे यार टीचर्स भी कविताएं लिखते हैं, मतलब कविता लिखना बुरी काम नहीं है, ये अच्छा काम है, तो हम भी लिख सकते हैं। तो फिर धीमे धीमे हमको साहस मिला और हम खुल के लिखते गए, मंचों पर आते गए, फिर धीमे धीमे बढ़ गई चीज़ें। जो नए कवि या लेखक इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश देंगे कि वो हिम्मत ना हारें, लिखते रहें। ज़रूरी नहीं हर कोई बड़े मंच पर पहुँचे, लिखने वाले अच्छा लिखते हैं, गोष्ठियों में सुना जाता है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत सारे माहौल मिलते जाते हैं लोगों को। आप लिखते रहिए, अच्छा लिखते रहिए, धीमे धीमे छटते छटते किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा कि आप बड़े मंच पर आ जाएंगे, फिर आप टीवी पे आएंगे, रेडियो पे आएंगे, हर जगह आ जाएंगे, और जनता आपको चाहेगी तो आपको हीरो बना देगी। सब कुछ दर्शकों के ही ऊपर रहता है। अगर दर्शक आपको प्यार किए तो आपको हीरो बना देंगे, आप नहीं प्यार किए तो आप जीरो पे आ जाएंगे। तो आप लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही संघर्ष से ही, मेहनत से ही जीवन सफलता की तरफ बढ़ता है। जी। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा एक और सॉन्ग आने वाला है, भक्ति सॉन्ग है, उसके बारे में अभी पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, जब आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो गाना मैंने लिख लिया है, उसको रिकॉर्ड करने की प्लानिंग चल रही है, तो आगामी 1 महीने के अंदर वो गाना भी रिलीज़ होगा मेरा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हर इंसान का एक सपना होता है जी, तो आपका सपना क्या है? सपना बस ये है कि मैं एक देश का एक बड़ा कवि बनूं, एक अच्छा नाम हो मेरा भविष्य में, कहीं प्रशांत मिश्रा नाम आए तो लोग जाने हाँ यार ये ब्रांड है एक आदमी तो बस ये है कि लोग जान जाएं, दुनिया जान जाए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनसे एक दिन किसी पत्रकार ने पूछा किसी टीवी चैनल पे कि आपका सपना क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री तो बन गया, ठीक है, ये भी ठीक है, मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा कवि बनूं, मुझे लोग एक कवि के रूप में जाने। तो वैसे ही मेरा भी सपना है कि मैं एक बड़ा कवि बनूं, एक अच्छा कवि बनूं, लोग मुझे जाने, लोग प्यार करें, एक नाम हो, अपने परिवार का नाम हो, अपने क्षेत्र का नाम हो, अपने गांव का नाम हो। तो प्रशांत जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी जी धन्यवाद। आज शिवरात्रि जैसा पावन पर्व है जी, तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप इसी गाने से संबंधित कुछ लाइनें और हमारे दर्शकों के सामने रख दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भगवान भोलेनाथ का ये जो मेरा गीत है बचा लो भोलेनाथ, तो उसकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। है डूब रही नाव ये संभालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है, कठिनाइयों में हूँ मुझे निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। दुनिया में चारों ओर घना पाप का साया है, चारों तरफ जाल लुटेरों ने बिछाया, आता नहीं समझ में कौन अपना पराया, चेहरे पे कई चेहरा लगाए हैं आदमी,
आता नहीं समझ में कौन अपना पराया। तुम मतलब परस्त दुनिया से निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। कठिनाइयों में हूँ मुझे निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। एक बार पुनः आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं आप। आभार जी दोस्तों, आज हमने मुलाकात की प्रशांत मिश्रा जी से। हम आपको ऐसे ही नए नए कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए जबलपुर डेली के साथ।